बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण बताने जा रहा हूँ। देखिए भौतिक गुणों की बात की जाएगी यहाँ पे। धातुओं और धातुओं के हम भौतिक गुणों की जगह रासायनिक गुणों की भी चर्चा करेंगे। तो दो तरह के गुण होते हैं, एक होते हैं भौतिक, अब हमें लोग ही बोल देते हैं भौतिक संसार में से मुक्ति पा लेना। ये भौतिक संसार तो वो माया है बोलते हैं ना बच्चों। तो भौतिक मतलब क्या, जो दिख रही हैं चीज़ें, जिनको हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, वो सब भौतिक संसार में आते हैं। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। सामान्य ताप प्राय सभी धातुएं ठोस होती हैं। जितना सामान्य ताप होता है, सामान्य ताप मतलब जैसे अभी ताप है वो सामान्य ताप कहा जाएगा। उन सब पे जो धातुएं हैं हमारी वो ठोस होती हैं बच्चों। परंतु एक ऐसी धातु है जिसका नाम है पारा। क्या नाम है? पारा, जिसको हम लिखते हैं Hg और मरकरी भी इसको बोलते हैं। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है तो धातु, लेकिन पाई जाती है द्रव अवस्था में। सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं गैस अवस्था में पाई जाती हैं। देखिए धातुएं तो हमारी जो है बच्चों वो कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हमारे विज्ञान में। तो पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और पारे का इस्तेमाल हम थर्मामीटर में करते हैं। ठीक, डॉक्टरी थर्मामीटर चाहे वो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर हो, दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया था। ऊष्मा का सुचालक भी है। सामान्य ताप पर अधिकांश जो अधातुएं होती हैं वो कौन सी अवस्था में होती हैं? वो हमारी गैसीय अवस्था में होती हैं, यानी गैसीय अवस्था में। अब देखिए आप, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि ठोस रूप में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ जो है, आपको यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। कौन कौन से? आयोडीन दिया गया है। आयोडीन कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। कार्बन कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में है। सल्फर कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में है। सिलिका कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में है। और ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में है। क्या है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ धातुएं तो हमारी ठोस अवस्था में हैं और कुछ जो है हमारी किस में होती हैं? वो हमारी यहाँ पर लगभग जो है धातुएं हमारी ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन एक ऐसी धातु है जो हमारी पारा, जो कि किस में होती है? द्रव अवस्था में होती है। तो सल्फ़र जो है वो क्या है? सल्फ़र, सिलिका, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो और हमने बताया आपको धातुएं जो होती हैं हमारी वो गैसीय अवस्था में होती हैं। किस में होती हैं? गैसीय अवस्था में होती हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर भौतिक अवस्थाओं की, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा कुछ काम था इसके लिए मुझे जाना पड़ा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है मैं बात कर रहा था धातुओं की। तो मैंने आपको बताया था कि धातुएं सामान्यतः जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक, ये तमाम जितनी भी धातुएं हैं हमारी किस ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सोना, चांदी, है ना। तो लेकिन एक धातु ऐसी है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, जो कि पारा है। ठीक है, ये हमने आपको बताया। और इसके अलावा जो अधिकांश अधातुएं होती हैं वो गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन कुछ अधातुएं ऐसी भी हैं बच्चों, जैसे आयोडीन है, कार्बन है, सल्फ़र है, सिलिका है, ये सब क्या हैं? ये अधातुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब ठोस रूप में पाई जाती हैं। देखिए हमने आपको बताया अधातुएं हमारी गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, ये मैंने आपको एक चीज़ बताई। लेकिन मैंने ये भी बताया आपको कि यहाँ पर कुछ धातुएं जो दे रखी हैं ये ठोस हैं। जैसे आयोडीन ठोस है, कार्बन है, सल्फ़र है, सिलिका है, ये सब कुछ ऐसी दे रखी हैं, ये सब आपकी ठोस होती हैं। क्या होती हैं? ये ठोस होती हैं। अब देखिए कुछ आपकी गैस होती हैं, कुछ आपकी लिक्विड, जैसे ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? ये द्रव है, लेकिन ब्रोमीन आपकी लिक्विड है। इसके अलावा गैसीय में कौन कौन सी होती हैं? ये भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी गैसें आती हैं हमारी, वो भी हमारी क्या होती हैं? वो हमारी जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब क्या हैं? जैसे क्लोरीन की गैस है ना, ब्रोमीन गैस है, आपके आयोडीन गैस, क्या नाम है, ऑक्सीजन गैस है। ये सब क्या है? ये सब की सब जो है हमारी गैसीय अवस्था है। ठीक है, लेकिन आयोडीन हमारा सॉलिड है,
कार्बन हमारा सॉलिड है, सल्फ़र हमारा सॉलिड है, सिलिका हमारा सॉलिड है। ये आपकी ठोस अवस्था में होती है। तो लेकिन ज़्यादातर जो है अधातुएं हमारी गैसीय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन कुछ अधातुएं ऐसी भी हैं जो ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं, और कुछ अधातुएं हमारी द्रव अवस्था में भी पाई जाती हैं, जैसे ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा उदाहरण है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये याद रखने वाली बात है, ये पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जी ब्रोमीन है। ऐसी कौन सी धातु हैं जो कि ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? जी आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है, सिलिका है। ठीक है। और ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो कि गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं? बिल्कुल जी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। देखिए हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाई जाती है ना। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। ये सब तमाम गैसें हमारी जो हैं ये अधातुओं के उदाहरण हैं। चलिए अब हम बात करते हैं धातुओं के और इसकी भौतिक अवस्था के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में। चलिए एक एक करके चर्चा की जाए। कठोरता जो है एक धातुओं का गुण है। क्या होती हैं धातुएं? कठोर होती हैं। ज़्यादातर धातुएं जो होती हैं हमारी बच्चों वो कठोर होती हैं। यदि अब लोहे की बात कर लें तो लोहा कितना कठोर होता है? क्या आप उसे दबा सकते हैं? क्या आप उसको पिचका सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि सोडियम धातु का टुकड़ा लें और उसे छन्ना कागज़ से सुखा लें, धातु के टुकड़े को चाकू से काटें, क्या देखते हैं कि सोडियम धातु का टुकड़ा आसानी से कट जाता है। अब लोहा, कॉपर, जिंक आदि के टुकड़ों को चाकू से काटें, क्या देखते हैं कि क्या ये प्राय कटता है कि नहीं कटता है? ये कठोर होती हैं, अतः उन्हें काटना अत्यधिक कठिन है। कहने का मतलब क्या है? सोडियम एक ऐसी धातु है बच्चों जिसको हम किस में रखते हैं? सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको कि हम हमेशा किस में रखेंगे? इसको हमेशा बच्चों हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। यदि हम इसको मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे, मिट्टी का तेल समझते हैं आप लोग, जिसको कैरोसिन ऑयल बोलते हैं, कैरोसिन। ठीक है, कैरोसिन ऑयल में इसको रखा जाता है, और यदि इसको बाहर खुले में छोड़ दिया जाए सोडियम धातु को, तो ये क्या करेगी? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और इसमें आग लग जाएगी तुरंत। तो इसीलिए सोडियम धातु को कभी भी नहीं रखा जाता। और सोडियम धातु एक ऐसी धातु है जिसको हम आराम से चाकू से काट सकते हैं, इसके स्लाइसिस बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो अत्यधिक जो ज़्यादातर जो हमारी धातुएँ होती हैं वो सारी की सारी ठोस होती हैं। ठीक है। ठोस तो ये भी है, लेकिन ये थोड़ी इतनी ठोस नहीं है कि हम इसको चाकू से ना काट पाएँ। चाकू से हम इसे आसानी से काट लेते हैं। अब लोहे को काट लोगे क्या? बताइए। लोहे से बनी हुई चीज़ों को क्या आप काट सकते हैं? कॉपर से बनी हुई चीज़ों को क्या आप काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो ये बहुत ही कठिन है। तो कहने का मतलब धातुओं का एक गुण होता है कठोरता। क्या होता है? ये कठोर होती हैं। क्या होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक है। अगला गुण चलिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ धातुओं के नाम भी दिए गए हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। देखिए सोडियम कठोर कम है, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी, और यहाँ पर पारा मैंने आपको बता ही दिया है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इनको छोड़ दिया जाए तो सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। ये एक्सेप्शन से अपवाद हैं। यही प्रश्न बनते हैं, यही पूछा जाता है कि बताइए वो धातुओं के नाम बताइए जो कठोर नहीं है। तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर हैं। ठीक है, ये समझ लेना है। ये मुलायम क्या बोला जा रहा है? अधिकांश जो है अधातुएं जो होती हैं वो मुलायम होती हैं। अधातुएं तो भैया मुलायम होंगी। हमने आपको बताया गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं अधातुएं। हमने आपको बताया था गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में भी पाई जाती हैं धातुएं, है ना। और इसके अलावा सॉलिड भी पाई जाती हैं, कुछ कठोर अवस्था में भी पाई जाती हैं, जिसमें मैंने आपको उदाहरण आपको बताया था अभी। ठीक है, पूरा का पूरा। तो अब देखिए, अब धातुओं में क्या होती है? धातुओं में अब हाँ, कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे कठोर है। सबसे ज़्यादा कठोर यदि अधातु है तो कार्बन का एक अपर रूप है, वो जो उसको बोलते हैं हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोरतम रूप है कार्बन का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। लेकिन है क्या? अधातु है क्या? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु है, और ये सबसे ज़्यादा कठोरतम रूप है। चलिए आगे। धातुओं के अंदर चमक होती है ना। यदि आप धातुओं की सतह को उन्हें काटने के बाद तत्काल बाद देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? इसमें चमक दिखेगी आपको। यानी कोई धातु लीजिए, लोहा लीजिए पुराना पड़ा, उसको काटिए बीच में से,
और काटने के बाद देखिए आपको चमकेगा, चमकता हुआ दिखाई देगा, है ना। इसे धात्विक या मेटलिक चमक कहते हैं। धातुओं की यह चमक उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोगी बनाती है। तो अधातुएं धातुओं के समान चमकीली नहीं होती। कहने का मतलब धातुओं और धातुओं में एक सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि जो धातुएं हैं हमारी बच्चों, धातुएं चमकीली होती हैं। यदि उनको काटोगे, मान लो कितना भी लोहे में जंग लग जाए, उसको घिस दीजिए आप। लोहा चांदी कितनी भी पुरानी हो जाए, उसको घिस दीजिए आप। आपका सोना कितना भी पुराना हो जाए, उसको घिस दीजिए, तो क्या होगा, चमकने लगता है वो। यही उसकी गुण है, इसीलिए वो धातु है। धातुओं में चमकीलेपन का गुण नहीं होता है, ठीक है। वो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। धातुओं के समान चमकीली नहीं होती। एक अगला गुण होता है जिसको बोलते हैं हम आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब होता है चोट लगाना, चोट मारना। जैसे कि मारता ना लोहार, लोहे के ऊपर चोट मारता है, उसी तरह आघात। वर्धनीयता यानी आघात को सहने की शक्ति जो है वो किस में होती है, धातुओं में। जैसे आप देखिए, हम बताते हैं आपको। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लें और उन्हें हथौड़े से पीटें, क्या होगा, क्या देखेंगे आप, हथौड़े से पीटने पर ये धातु की जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्या होंगे, चिपट जाएंगे, चिपटे हो जाएंगे अधिक। और धातुओं को पीट कर यानी आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इस गुण के कारण, यानी किस गुण के कारण, आघात वर्धनीयता का गुण इनके अंदर होता है। कौन सा गुण होता है धातुओं में, आघात वर्धनीयता के गुण के कारण ही इनकी पीट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। और ये गुण इतना खास है कि चांदी और सोने के आभूषण जो होते हैं वो इसी गुण के कारण बनते हैं। बहुत ही बारीक जो आभूषण, बहुत ही बारीक कारीगरी जो है सिर्फ इसी कारण से की जा सकती है, सोने और चांदी के आभूषणों पे, इसी गुण के कारण। जबकि जस्ता जो होता है वो बस कम आघात वर्धनीय होता है, यानी कि उसके अंदर आघात वर्धनीयता, उसको सहने की शक्ति जस्ते के अंदर कम होती है। यानी उसको ज़्यादा आप ठोकेंगे तो वो टूट ही जाएगा, ठीक है। इसलिए उसके अंदर कम होती है आघात वर्धनीयता। उसकी चादरें नहीं इतनी ज़्यादा चादरें और इतना ज़्यादा उसको खींचा नहीं जा सकता है, इतना ज़्यादा नहीं फैलाया जा सकता है जितना कि सोना चांदी को फैलाया जा सकता है। अधिकांश ठोस धातुएं पीटने पर भंगुर यानी ब्रिटल हो जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। तो ये जो है, ये बात थी हमारी आघात वर्धनीयता की। और जो हमारी धातुओं की बात मैंने आपको बता दिया कि जो धातुएं होती हैं हमारी, वो तो सारी की सारी पीटने पर टूटेंगी नहीं, बल्कि क्या होंगी, उनकी चादरें बन जाएंगी। लेकिन जो हमारी धातुएं होती हैं वो तो भंगुर हो जाएंगी। भंगुर मतलब ब्रिटल मतलब टूट जाएंगी, फूट जाएंगी, टुकड़े हो जाएंगे उनके, ठीक है। धातुओं का देखिए, धातुओं और अधातुओं में दोनों में आप कंपैरिजन करते हुए चलिए और उनको समझते हुए चलिए। धातुओं का मैंने गुण बताया कठोरता का, इसके अलावा मैंने चमक का गुण बताया, फिर मैंने आघात वर्धनीयता का गुण बताया, फिर उसके बाद में तन्यता का गुण बताऊंगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं तन्यता का गुण। तन्यता का गुण क्या होता है, धातुओं को खींचकर तार बनाई जा सकती है। देखिए तन्यता मतलब तानना, ताना जा सकता है, इसको खींचा जा सकता है, ठीक है। तानेंगे तो खींचेगा, तो इसीलिए धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही तन्यता कहते हैं। धातुओं में एक गुण होता है तन्यता का गुण, जिसके कारण इनको तार बनाए जा सकते हैं इसके। जैसे तांबे, एल्युमिनियम, आयरन के तार आपने देखे होंगे, हमारे घर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, किए जाते हैं कि नहीं किए जाते। हमारे घरों में विद्युत संबंधी कार्यों में तांबे तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। आपके घर में जितने भी बिजली का सामान इस्तेमाल हो रहा है, आपके जो उपकरण आप चला रहे हैं, चाहे पंखा हो, फ्रिज हो, कूलर हो बच्चों, उन सब में कौन से तारों का इस्तेमाल किया जाता है, यही तांबे के और एल्युमिनियम के तार होते हैं। और जो रोड पे खंभों पे तार लगे होते हैं उसमें भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तार जालों को बनाने के लिए लोहे के तारों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जाली बनाने के लिए, तार की जाली बनानी होगी तो हम लोहे के तारों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तार जाली बनाते हैं। अधातु से तार नहीं खींचा जा सकता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि अधातुओं के अंदर तन्यता का गुण नहीं होता, वो ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल मतलब टूट जाती हैं। जब वो टूट जाएंगे हथौड़ा मारने से, जैसे कार्बन है, कार्बन ले लीजिए, कोयला, उसको मारिए, हथौड़ा टूट जाएगा तो क्या फ़ायदा, इसलिए उसके अंदर गुण नहीं होता। और जानिए, कुछ और भी जाने। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। देखिए भैया,
सोना सबसे ज़्यादा तन्यता इसके अंदर पाई जाती है, इसीलिए सोने के आभूषण आप उस पर इतनी, हम देखते हैं कारीगरी जो सुनार होते हैं वो बहुत ही बारीक कारीगरी कर सकते हैं। तो कह रहा है सोने की इतनी चादर बनाई जा सकती हैं कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है बच्चों बताइए? 1 सेंटीमीटर बिल्कुल आपका जो है स्केल की यदि बात की जाए तो इतना होता है, ये है लगभग 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो स्केल होता है बड़ा वाला वो 30 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 सेंटीमीटर ये इतना होता है लगभग। और यदि मैं बात करूं 1 सेंटीमीटर में सोने की कितनी चादर बनाई जा सकती हैं, इतनी 1 सेंटीमीटर के अंदर, ये 1 सेंटीमीटर है। देखिए दोबारा बना देता हूं, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। यानी इतनी जो मोटाई, इतनी सी मोटाई में कितनी चादरें बन जाएंगी सोने की? 20 लाख चादरें। ये है कहानी। तो सोच लीजिए आप, 20 लाख परतें बन जाएंगी सोने की। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितने ग्राम से? 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोना लीजिए और 2 किलोमीटर लंबा तार बना लीजिए। ये है कहानी। 10 ग्राम सोना लीजिए तो 20 किलोमीटर लंबा तार बना लीजिए। यानी 1 तोला यदि आपने लिया सोना तो 1 तोले सोने में आपका 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा। देखिए धातुओं का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है बच्चों, वो कौन सा गुण है? चालकता का गुण। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। धातुएं क्या होती हैं? चालकता का गुण का मतलब होता है ये कंडक्शन उनके अंदर होता है, कंडक्टर होती हैं ये। कंडक्टर किसकी? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। धातुएं जो होती हैं उनके अंदर से क्या होता है? उनके अंदर से करंट का प्रवाह हो जाता है, ठीक है, उनके अंदर से विद्युत का प्रवाह हो सकता है। देखिए एक उदाहरण के तहत हम आपको ये समझाएंगे, इसको समझिए, बड़ा प्यारा उदाहरण है और ये आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। देखिए एक टॉर्च बल्ब को, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये क्या है? ये बल्ब लगा है, एक ये आपके सेल बैटरी लगी है जो हम लोग टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, है ना, घरों में। ये तार है, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। एक यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस होता है। 2 हमारे जो है प्लस माइनस के आपके यहाँ पे बैटरी के अंदर होते हैं साइन, आपने देखे होंगे कभी, देखना टोपी जिधर होती है सेल की, वो टोपी की तरफ से तो प्लस होता है और जिधर पूरा प्लेन होता है वो आपका माइनस होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ बल्ब में जोड़ दिया और यहाँ पर ये क्या है? ये ऑन और ऑफ़ का स्विच है। जैसे ही ऑन करेंगे ये जो क्या होगा, बल्ब ये जलने लगेगा, और जैसे ही ऑफ़ करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा? बल्ब बुझ जाएगा। तो यहाँ पर बल्ब बुझा हुआ है। अब देखिए ये क्यों हो पा रहा है? क्यों हो पा रहा है इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको इसको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए वैसे मैंने आपको पूरा समझा दिया। करा एक टॉर्च बल्ब को तांबे के तार द्वारा एक बैटरी से जोड़ दीजिए। यानी टॉर्च लीजिए, उसमें से बल्ब निकाल लीजिए। टॉर्च में से क्या निकाल लेना है? टॉर्च में से बल्ब को निकाल लेना है आपकी टॉर्च में। आप भाई ख़राब मत कर देना, आपके घर में यदि टॉर्च कोई पड़ी हो तो आप उसको ख़राब मत कर देना। कोई पुराना यदि टॉर्च है, ख़राब है, तो उसमें से बल्ब निकालेंगे और क्या करेंगे? उसे तांबे के तार की मदद से उसको जोड़ेंगे। किससे? एक बैटरी से। बैटरी का मतलब ये है कि जो हमारे टॉर्च के अंदर बैटरी होती है, चाहे वो रेडियो के अंदर होती है, उससे जोड़ेंगे। तो आप देखेंगे अब क्या बल्ब जो होता है वो जलता है, बिल्कुल जल जाता है। अब तांबे के तार के साथ एल्युमिनियम, आयरन आदि का तार लगाएं। पहले आपने तार को बदलते रहना है। पहले आप तांबे का तार लीजिए, फिर आप एल्युमिनियम का तार लीजिए, फिर आप लोहे का तार लीजिए, ठीक है। और आप देखेंगे बल्ब के जलने का अवलोकन करेंगे। बल्ब के जलने और ना जलने का अवलोकन, कौन सा तार लगाने से बल्ब जल रहा है और कौन सा तार लगाने से बल्ब नहीं जल रहा है। सभी स्थितियों में आप देखें बल्ब जलेगा, प्रकाशित होगा, प्रकाश देगा। अतः सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं।
यानी कि जब हमने कौन कौन सी धातुओं की बात की, हमने तांबे की बात की, हमने एल्युमिनियम की बात की, हमने आयरन की बात की। ये तीनों क्या है, धातुएं हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, जो हमारा बल्ब था वो जलने लगा। इससे क्या पता लगता है कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं। सुचालक मतलब इसमें से विद्युत का प्रवाह होता है, क्योंकि इनमें विद्युत का प्रवाह संभव है। अधिकांश धातुएं विद्युत की और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। जैसे कार्बन विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन विद्युत का, देखिए, अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत। अब यहाँ पर हमने जितनी भी धातुओं की बात यदि हम करें, सारी की अधिकांश धातुएं तो लगभग सारी हैं हमारी, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो अधिकांश मतलब ज़्यादातर, अधिकांश यानी ज़्यादातर जो हमारी अधातुएं हैं वो कुचालक होती हैं, विद्युत की भी और ऊष्मा की भी। लेकिन ये कार्बन जो है ये सुचालक है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये अपवाद हैं, यही अपवाद हमें याद रखने हैं। ये एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन यानी अपवाद। विज्ञान में कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसका जवाब विज्ञान अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। वो नियमों पे खरे नहीं उतरते हैं। जो विज्ञान के नियम हैं, प्रकृति के नियम जो हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका विज्ञान के पास भी जवाब नहीं है बच्चों। तो ये अपवाद हैं कुछ, इन अपवादों को भी याद रखना है। तो कार्बन एक धातु है लेकिन ये सुचालक है। कार्बन की रॉड सेल के अंदर भी पड़ी होती, ग्रेफाइट देखा होगा आपने, ग्रेफाइट सुचालक है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर, आपकी पेंसिल के अंदर भी करते हैं, और उसके अंदर भी जो एनोड के उसमें अंदर क्या सेल के अंदर भी कार्बन की रॉड लगाई जाती है। कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए आगे, लोहे की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर दूसरे सिरे को गर्म करने पर कुछ समय बाद छड़ का दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अब इसी प्रकार कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम की छड़ के साथ भी यही आप एक्सपेरिमेंट को दोहराएंगे, सभी छड़ें गर्म हो जाएंगी। आप देखेंगे जैसे कि एक छड़ है आपके पास, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक छड़ है, ये छड़ है आपकी, या कोई सी भी छड़ मान लीजिए लोहे की है। ये आपने इधर क्या किया, यहाँ पर एक लैंप जो है लगाई और इस लैंप से इसको गर्म किया, तो आप धीरे धीरे देखेंगे ये धीरे धीरे गर्म होती हुई यहाँ तक गर्म हो जाएगी, है ना। आप और कहीं मत जाइए, घर में देखिए, रसोई घर में ये है पतीला। पतीले में आपने क्या किया, पतीले में आपने पानी गर्म होने के लिए रख दिया जी गैस के ऊपर, ठीक है। ये गर्म हो रहा है तो ये पानी उड़ रहा है ऊपर। अब क्या हुआ, आपने इसके अंदर क्या किया, एक चमचा डाल दिया। ये चमचा है या चम्मच है, और आप डाल के भूल गए। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, इसमें तो भरा है पानी, इसमें क्या भरा है, इसमें भरा है पानी। ये पानी खौलने लगा। तो जब आप इस चम्मच को पकड़ेंगे आके कुछ समय के बाद, तो आप क्या देखेंगे, ये चम्मच पूरी गर्म हो जाती है, या चमचा जो भी आप डालेंगे। तो इससे मतलब क्या होता है, जबकि ये स्टील की बनी है ना, और स्टील बनी होती है किस किस चीज़ की, हम आगे आपको पढ़ाएंगे। स्टील एक मिश्र धातु है और इसके बारे में हम आगे आपको पढ़ाएंगे। मिश्र धातु किस किस से बनी होता है स्टील। स्टेनलेस स्टील के बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कितने चमकदार होते हैं, उसमें किस किस का इस्तेमाल किया है। ट्रिक के साथ बच्चों बताऊँगा, कभी ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं, ट्रिक के साथ बताऊँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो धातुएं होती हैं, ये चाहे ये एल्युमिनियम का होता, चाहे ये लोहे का होता, चाहे कॉपर का होता, चाहे सोने का होता, चाहे चांदी का होता, चाहे क्रोमियम का होता, चाहे जिंक का होता, ठीक है, चाहे निकल का। कहने का मतलब जो है ये किसी का भी होता, ये जो है गर्म हो जाता पूरा का पूरा हत्ता। इसीलिए आपने देखा है, हम कुकर जो होता है हमारा, जो कुकर हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो कुकर जो होता है, उस कुकर के हैंडल में हम लोग यहाँ पर काले रंग का क्या लगाते हैं, प्लास्टिक, और इधर भी लगाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये गर्म नहीं होते, ठीक है, इन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ होती है, क्योंकि ये पूरा कुकर गर्म हो जाएगा लेकिन ये
जो हमारी अधातुएं होती हैं वो गर्म नहीं होती हैं। ठीक है, आगे कहीं कहीं लकड़ी का हत्थे का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये थे हमारे धातुओं के और अधातुओं के भौतिक गुणों की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की। अब मैं एक तालिका आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा और उसको समझिएगा बच्चों। इसका अर्थ है कि छड़ के एक सिरे पर दी गई ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, अतः छड़ें क्या हो जाती हैं? ये छड़ें ऊष्मा की चालक हैं। अब देखिए ये तालिका दे रखी है, उस तालिका को आपको देखना है। एक तांबे का टुकड़ा तथा एक सल्फर यानी गंधक का टुकड़ा लीजिए, ठीक है, और तालिका 4.4 में दिए गए गुणों की तुलना कर अपना अवलोकन इसमें लिखना है आपको। अवलोकन के आधार पर परिणाम लिखिए कि कौन सा पदार्थ धातु और कौन सा पदार्थ अधातु है, क्योंकि जो धातुएं होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी बच्चों? वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होंगी, और जो अधातुएं हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने सीखी, एक थी सुचालक और एक थी कुचालक। यानी कि एक चालक की सपोर्ट करने वाली, ठीक है, और एक थी कुचालक, जैसे सुशासन और एक होता है कुशासन। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव है, यानी कि सुशासन किसको कहते हैं? जो अच्छे लोग शासन करते हैं उनको सुशासन बोल दिया जाता है, और कुशासन जो लोग गलत शासन करने वाले होते हैं। तो इसी प्रकार से सुचालक यानी कि जो चालक किसका चालन करेंगे अपने अंदर से? एक तो विद्युत का करेंगे और दूसरा विद्युत के साथ साथ दूसरा किसका करेंगे? आपका हीट का, है ना, हीट का भी करेंगे। हीट जानते हैं ना, ऊष्मा का बच्चों। ठीक है, ऊष्मा का चालन करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो आपके कुचालक कहलाएंगे। तो अब ये तालिका में बताना है आपको, सुचालक कौन सा, कुचालक कौन सा है। अब देखिए तांबा, धातु और अधातु बतानी है हमको। रंग, भौतिक, चमक, कठोरता, उष्मीय चालकता। रंग कैसा होता है इसका, वो लिखना है। इसका रंग कैसा होता है, इसका भौतिक गुण क्या है, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। चमक इसकी कैसी है, इसकी चमक कैसी है। इसकी कठोरता कैसी है, इसकी कठोरता कैसी है। और इसकी उष्मीय चालकता कैसी है, उसकी उष्मीय चालकता कैसी है। तो ये तालिका में हमें जो है भरना है। ठीक है, ये दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा सल्फ़र का है और एक टुकड़ा सल्फ़र होता है हमारा क्या, अधातु, और तांबा है धातु। इन दोनों टुकड़ों को लेने के बाद हमने इनको देखना है, इसके रंग के बारे में लिखना है, इसके भौतिक गुणों के बारे में लिखना है, चमक के बारे में लिखना है, ये कठोर है कि नहीं है, इन दोनों के। जैसे तांबा कठोर होता है तो लिखना कठोर है, गंधक कठोर नहीं होता तो लिखना कठोर नहीं है। उष्मीय चालकता में क्या लिखना है, ये सुचालक है, तो गंधक में लिखना है ये कुचालक है। चमक में लिखना है ये चमकदार है और ये चमकदार नहीं है। भौतिक गुण में लिखना है तो ये आघात वर्धनीयता, चमक, है ना, तन्यता, ये तमाम गुण को प्रदर्शित करता है, गंधक नहीं करता है ना, ये क्या हो जाता है, ये नहीं करता है। रंग क्या होता है कॉपर का, पीले रंग का होता है। गंधक कौन से रंग का होता है। इस प्रकार से आपने ये रंग जो है भी इसमें भरने हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये तालिका दी गई है, ये अंतर है एक तरह का। चमकदार होते हैं हमारे तांबा और ये सब, और गंधक जो है वो इतना चमकदार नहीं होता है। कहने का मतलब ये थी। अब अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। देखिए भौतिक गुण में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, हमने यहाँ पर जो चीज़ें दिखने वाली थी सामने सामने हमने सिर्फ उसी की बातें की, इसके अलावा हमने किसी बात की नहीं चर्चा की। यानी कि जो चीज़ें हमें सामने सामने दिखती हैं वो भौतिक गुण कहलाती हैं। यदि मैं पूछूं कि बताइए ये दो इंसान सामने खड़े कर दिए जाएं, दो बच्चे सामने खड़े कर दिए जाएं और उन बच्चों से पूछा जाए, जैसे मान लीजिए एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है बच्चों, ठीक है, और एक बच्चा ये है।
कहोगे बताइए इन दोनों के भौतिक गुणों में क्या अंतर है, समानता है, तो कहोगे सर जी दोनों एक ही हाइट के हैं। समानता क्या है, दोनों की 2 आँखें हैं, दोनों के 2 हाथ हैं, ये समानता है। ये भौतिक गुण दिखाई दे रहा है। और भौतिक गुण और क्या हो सकते हैं, इसकी ऊंचाई लंबाई छोटे बड़े हो सकते थे तो छोटे बड़े कहेंगे। ये मान लीजिए बहुत गोरा है, ये थोड़ा सांवले रंग का है तो कहेंगे जी ये सांवला है, ये गोरा है। ये भौतिक गुण हो गए, है ना। ये चमकदार है सर जी, ये थोड़ा सा कम चमकदार है ना। ये क्या सर जी अच्छा डांस कर लेता है, ये थोड़ा कम अच्छा डांस कर लेता है ना। ये सब हैं भौतिक गुण। अब जो है अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी कि जो धातुएं और अधातुएं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी तो क्या होगा, जल के साथ क्रिया करेंगी तो क्या होगा, अम्ल के साथ क्रिया करेंगी तो क्या होगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर बड़ा भी है काफ़ी, और इसको समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद और भी आपके चैप्टर है जो कि बायोलॉजी का है, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, जो कि सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो कहने का मतलब इधर जो चैप्टर्स आ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे दिलचस्प चैप्टर हैं, इनको ध्यान से सुनना है और समझना है। और एक वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से चैप्टर्स क्या हैं, थोड़े से समझने वाले हैं, इनको समझना है। आज के लिए बच्चों इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।